but it's done no harm at all. National record of 89.94. He said he's desperate to throw over 90 metres. जो आपने वीडियो देखी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और 25 जुलाई के टू दी पॉइंट दी हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, जैसे कि आपने वीडियो देखी, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है उसमें जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा, उनको सिल्वर मेडल मिला है। बहुत अच्छी चीज़ है। जो पहले जैसे ही आपने वीडियो भी देखी होगी कि जो पहले स्थान पे जो फर्स्ट नंबर पे बंदा है, उन्होंने 90 मीटर का जो है वो थ्रो किया था, लेकिन इन्होंने 88.13 मीटर का किया। इट वॉज वेरी क्लोज टू 90 मीटर, ठीक है, उसको भी अचीव करने था। लेकिन उसके बाद में इन्होंने इंटरव्यू में भी बोला कि ठीक है कि इस बार हुआ, लेकिन अगली बार गोल्ड मेडल के लिए ही हम जाएंगे। सो ये सबसे पहली न्यूज़ थी और एक मोटिवेशन भी थी कि जो इंसान है एक बार अगर कुछ अचीव कर लेता है उसके बाद में भी जो फ्री होके नहीं बैठता। अब दूसरी अगर हम यहाँ पे चीज़ की बात करें तो आपने क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। कंसीडर द फॉलोइंग 2011 का ये क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, राइट टू फूड। इनमें से विच ऑफ द अबव आर ह्यूमन राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें से कौन सा सही है, ये चीज़ आपने बतानी है, ए, बी, सी या फिर डी। ठीक है जी। तो ये सबसे पहला जो आपका आज का क्वेश्चन है उसके बारे में आपने बताना है। देखिए, जो नंबर 2 न्यूज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी अगेन जीएस से रिलेटेड है, जनरल स्टडी से रिलेटेड है। हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, बार बार न्यूज़ में आ रही है। मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज़ बार बार रिपीटेटिव वे में जो हम देखने को हमें मिलती है वो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दिस न्यूज़ इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम। तो यहाँ पे दिल्ली में पहला केस है जो मंकी पॉक्स का कंफर्म हुआ है, और उस बंदे ने का कोई भी फॉरेन ट्रिप का, कोई भी फॉरेन ट्रेवल का कोई भी डेटा ऐसा नहीं है। तो उसको कहीं ना कहीं से वहीं से मंकी पॉक्स यहाँ पे हमें देखने को मिला है। स्पेन में इसके 3125 केसेस आ चुके हैं। इंडिया में अभी तक जो केसेस हमें रजिस्टर और जो देखने को मिले वो 4 है। और इसके लिए जो WHO है, ठीक है जी, इस बंदे की तो कोई हिस्ट्री नहीं थी फॉरेन ट्रेवल की, तो इस वजह से हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल करते हैं, नहीं बढ़ने देते। क्योंकि कोविड का भी ऐसे ही हुआ था पहले, जब शोर मचने लगा था कि भाई कोविड आ रहा है करके, तो उस टाइम पे हमने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था। फिर उसका रिजल्ट आपको पता है कि इंडिया को लॉकडाउन करना पड़ा था। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है हमारी, चाहे वो स्टेट्स की है चाहे वो अपने इंडिया लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किस तरह से इस चीज़ को अप्रोच किया रहते हैं इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। अब इसमें सबसे पहली चीज जो WHO वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की बात कर रहा है। होता क्या है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है जो कि पब्लिक हेल्थ रिस्क ऑफ अदर स्टेट्स थ्रू द इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ डिजीज, है ना, कि जब किसी चीज से अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ डिजीज होने लग जाए और पोटेंशियली रिक्वायर अ कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, मतलब हर एक कंट्री को साथ में आके कोऑर्डिनेशन के साथ में करना पड़ेगा काम, उस वक्त पे हम किसी भी डिजीज को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बोल सकते हैं। इससे पहले इबोला के वायरस के टाइम पे भी बोला गया था, जीका हो गया, H1N1 हो गया, कोविड-19 आपको पता ही है ना। और अभी किसको बोला गया है, मंकी पॉक्स को। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर इस चीज को डिक्लेयर करना हो किसी भी डिजीज को एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, तो आपने याद रखना है वो कौन करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। ठीक है, देखो मैं ना तेज थोड़ा सा इस वजह से करने की कोशिश करता होता हूँ कंप्लीट एनालिसिस को, एक तो 25-30 मिनट्स में खत्म हो जाए, दूसरा कि आपको स्पीड तेज ना करनी पड़े। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितने बच्चे देखे और खुद भी यही ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर वीडियोस अब हम थोड़ी स्पीड तेज करके देखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज राजे ये होगी। दूसरी चीज जो हमने कल भी डिस्कस की थी उसके बारे में थोड़ा, और जो आज नए बच्चे देख रहे हैं, ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज है। ठीक है, इसकी जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम दी एनिमल्स टू ह्यूमंस हुई, ह्यूमंस टू ह्यूमंस भी होती है। ये एंडेमिक है टू दी नाइजीरिया, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर हम इसके मेंबर ऑफ ऑर्थोपॉक्स वायरस जेनस और फैमिली है पॉक्स विरिडे, राइट, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद में जो एनिमल्स है नोन टू बी द सोर्स ऑफ मंकी पॉक्स वायरस, जैसे कि मंकीज हो गए, एप्स हो गए, वैरायटी ऑफ रॉडेंट्स हो गए जैसे रैट्स, माइस, स्क्वेरल्स। ठीक है, ये जो रैबिट्स हो गए, ये मतलब नोन जो है लोग, जो नोन सोर्सेज है मंकी पॉक्स के। अब अगर यहाँ पे हम देखें इसका आउटब्रेक, देखिए इसका आउटब्रेक ना सबसे पहले डेमोक्रेटिक
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिला था, और जहां पे आउटब्रेक इसका देखने को मिला वहां पे बहुत ही ज्यादा मंकी की कॉलोनीज थी। तो मंकी की बहुत ज्यादा कॉलोनीज होने की वजह से यहाँ पे हमने रिपोर्ट जब किया तो इसका नाम भी हमने क्या रख दिया, मंकी पॉक्स। ठीक है जी। फिर ह्यूमंस में हमने इसको देखा 1970 में, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ हमने कॉन्गो की बात की। 2017 में नाइजीरिया ने एक्सपीरियंस किया था लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेड आउटब्रेक 40 इयर्स आफ्टर द लास्ट कंफर्म्ड केस, राइट। सब्सिक्वेंटली ये जो डिजीज है रिपोर्ट किया गया वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में, लेकिन आज की डेट में पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसके जो केसेस है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने है स्पेन, यूएस, जर्मनी, यूके, फ्रांस। ये जो डेटा है आपके सामने नीदरलैंड, ब्राजील, कनाडा, पोर्तुगल, इटली और इंडिया में अभी 4 जो कि रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्टर्ड का मतलब जो कि हमें पता चला है ना। और भी हो सकते हैं क्योंकि बंदे का कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं और उस बंदे को क्या हो रखा है, मंकी पॉक्स, राइट। अगली जो न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, GS1 से रिलेटेड है। आप लोगों ने इस चीज को अच्छे से याद रखना है। तो गोदावरी के बारे में न्यूज है, वाटर राइज कर गया जी गोदावरी में। ठीक है, गोदावरी के बारे में देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द दक्षिण गंगा। ठीक है जी, इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसका जो सोर्स है वो है गोदावरी रिवर का जो राइज करती है, मतलब जहां से ये आती है त्रिंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र। नासिक के नजदीक एक त्रिंबकेश्वर है, त्रिंबकेश्वर, वहां से राइज करती है और ये फ्लो करती है और अंत में जाती है बे ऑफ बंगाल में। ये जो ड्रेनेज बेसिन है इसका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कुछ के पार्ट्स कवर करती है, MP के, कर्नाटका के और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन UPSC है ना, HPS हो गया, HAS हो गया, PCS हो गया, HCS हो गया, UPPCS हो गया, वहां पे ये जो क्वेश्चंस है वो जनरली देखने को मिलते हैं। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की हम बात करते हैं, ट्रिब्यूटरीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रवरना, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वारधा, वाइन गंगा। देखो इसका ना एक दिन कोड लेकर आएंगे, इसका अलग से लेक्चर बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे रिवर्स के बारे में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो कुंभ मेला है वो ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर नासिक पे लगता है। अदर लोकेशंस की अगर हम बात करें कुंभ की तो शिप्रा रिवर हो गया है ना उज्जैन में, ये आपको पता होगा। गंगा, ठीक है, गंगीज, गंगा जी वो हरिद्वार में। कन्फ्लुएंस किस चीज का, गंगा, यमुना और सरस्वती, जो मैथिकल सरस्वती रिवर है जो कि प्रयाग, मतलब जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, तो वहां पे ये जो देखने को हमें मिलता है प्रयाग, वहां पे भी हमें कुंभ देखने को मिलेगा। तो 4 लोकेशंस है भाई, इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट जब हम न्यूज की बात करेंगे, नेक्स्ट न्यूज जो आज हमने पढ़नी है, काफी जो चीज है वो इंपॉर्टेंट आई हुई है, वो है 2 यहाँ पे एडिटोरियल है जो कुछ खास, जो थोड़े खास इंपॉर्टेंट है। ये वाला एडिटोरियल थोड़ा सा ऐसे आप बोल सकते हो कि पहले भी आया था लेकिन अब इसके जो कपड़े हैं वो बदल दिए। GS2 का ये एडिटोरियल आर्टिकल है। अब यहाँ पे डिजिटल लेयर्स जितनी जितनी हम इकट्ठी करते जा रहे हैं उतनी उतनी जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो भी सामने आती जा रही है। देखो हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, कम करने के लिए, लेकिन इससे और प्रॉब्लम जब बढ़ रही हैं तो उससे जो दिक्कत है वो हमें क्रिएट हो रही है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब प्रॉब्लम्स इन वर्कर्स किस चीज़ की वजह से, ड्यू टू टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। अब ड्यू टू टेक्नोलॉजी एक एग्जांपल, जैसे उन्होंने 2 एग्जांपल दी, MG नरेगा की और ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम वाली। अब MG नरेगा वर्कर्स की प्रॉब्लम कहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, वेज प्रॉब्लम, वेजीज की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। उसका रीजन क्या है, उनको बोला जाता है कि आप बैंक अकाउंट खुलाओ। अब बैंक अकाउंट जब खुलवाने हैं तो क्या करवाना पड़ेगा, KYC, नो योर कस्टमर। जब नो योर कस्टमर आपने करवाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, आधार कार्ड। और जब आधार कार्ड देना पड़ता है तो आपको बायोमेट्रिक्स भी अपने देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिनका नाम है नाथो, ठीक है, नाथोपा। तो उन्होंने यहाँ पे एक ओल्ड MG नरेगा वर्कर जिनके काम कर करके हाथों की जो लकीरें हैं, जो हाथों के फिंगरप्रिंट्स हैं, मतलब जो वो घिस चुके हैं। तो वो अगर घिस चुके हैं भाई तो वो बायोमेट्रिक्स में तो आएंगे नहीं, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जब ये चीज बायोमेट्रिक में नहीं आ रही, फिंगरप्रिंट में नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली बड़ी ऑब्वियस सी चीज हो जाती है यहाँ पे कि भाई फिंगरप्रिंट आ नहीं रहे, बायोमेट्रिक्स कंप्लीट नहीं हो रहा, नो योर कस्टमर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो बैंक अकाउंट भी नहीं बनेगा और वेजिस की प्रॉब्लम यहाँ पे हमें देखने को मिलती है।
तो बड़ा ही ह्यूमिलिएशन यहाँ पे फील किया उस एमजी नरेगा के वर्कर ने, क्योंकि बैंक वालों ने उसकी थोड़ी सी मजाक उड़ाया कि आपके तो जी यही जो है वो घिस चुके हैं। लेकिन इसमें अगर हम बात करें टू टेक्नोक्रेटिक इनिशिएटिव जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहली जो और चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं आईसीडीएस की। बड़ा ही अच्छा सा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1975 में, जिसका नाम था ये अपना चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसमें हम क्या करते थे, 0 to 6 ईयर्स के जो एज ग्रुप वाले बच्चे हैं, प्रेग्नेंट विमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, उसको न्यूट्रिशन देने की, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देने की हम बात करते हैं। अब ये एक लीगल इंटाइटलमेंट भी बन गया था आफ्टर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, ठीक है। और इसके मुताबिक जो राइट्स होल्डर हैं, जो जिनका बनता है, उनको हॉट कुक्ड मील्स भी मिलनी थी। अब इस चीज़ को देखने के लिए भाई ये जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, उसने क्या किया, कहते जी ट्रैकर लगाओ। कहते ट्रैक क्या करोगे, ट्रैक करो कि किसके पास फूड जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स क्यों, यू हैव टू अपडेट योर आधार कार्ड, बिकॉज यू हैव टू अपडेट योर आधार कार्ड। और उसमें भी सेम प्रॉब्लम क्या आएगी, बायोमेट्रिक डेटा की प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिली। और सुन लो बात, 0 to 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें से 3/4, मतलब अगर 120 बच्चों का सर्वे किया जाए, उनमें से 3/4 मतलब 90 जो बच्चे हैं, ओनली 30 बच्चों के पास में आपको आधार देखने को मिलता है, 90 के पास में आपको आधार देखने को नहीं मिलता 0 to 5 वाले बच्चों में। ये भी एक प्रॉब्लम आ गई। अब उसके बाद में ये देख पाया गया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो चिल्ड्रन है अंडर एज ऑफ 5, यही वाले, तो वो स्टंटेड है, ठीक है, अंडर वेट है, तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। और ये तो डेटा पता कहता क्या है, ये प्री पेंडेमिक का डेटा है, पेंडेमिक के बाद में तो और भी जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को यहाँ पे मिली। सो ये जो आधार वाली जो बीच में इन्होंने एक गरारी सी डाल दी है, उसमें प्रॉब्लम देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, चीज़ें बुरी नहीं है ये, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी उस तरह से होनी चाहिए, हर एक बंदे को, हर एक वर्ग को, हर एक क्लास को ध्यान में रखते हुए कि किस बंदे को कितना इंपैक्ट पड़ेगा, उस इंपैक्ट के साथ में ये चीज आगे चलनी चाहिए। अगर हम आगे बात करें एमजी नरेगा की, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, जहाँ पे एमजी नरेगा वर्कर को 2 बार अपनी अटेंडेंस, जियो टैगिंग, ये वो करवाना होता है। तो पहले क्या होता था, मैंने केस स्टडी पढ़ी थी, पहले एक जैसे कोई लेडीज है, वो आधा दिन काम करती थी और आधा दिन कोई और काम करती थी अपना, लेकिन अभी लास्ट में भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जियो टैगिंग और अपनी फोटो खिंचवानी पड़ेगी, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पहले तो पैसा आने की प्रॉब्लम, अब जियो टैगिंग के भी एक बहुत ज्यादा बड़ी लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उनके जो बेचारे वर्कर्स के जो कुछ पैसे हैं, जो दिहाड़ी है, वो भी क्या हो जाती है, खत्म होती है, हमें दिखाई देती है, मरती हुई दिखाई देती है काम करने के बाद भी, ठीक है जी। तो ये जो गवर्नमेंट है उसको सॉल्व करना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को एट दी ग्राउंड लेवल, अदरवाइज फिर गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर स्ट्राइक होएगी, अगर प्रोटेस्ट होएगा, ये जो चीजें हैं फिर वो आगे की आगे चलती रहती हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें थी इस एडिटोरियल में, आर्टिकल में लिखी हुई। आई होप आपको समझ में आए होंगे पॉइंट्स, इसको यूज कर सकते हो कहीं पे भी। अब यहाँ पे दूसरा है जो अ शॉट इन द आर्म ऑफ रूल ऑफ लॉ, इसमें ना बेल के बारे में बात की गई है। आपने ऐसे समझो इसको, बड़े इजी सा उसमें लिखा हुआ है, उसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अब इसमें एक जो चीज़ है बेल के बारे में बात की गई, बेल ना 3 तरह की हमारे पास होती है, इंटरिम बेल है, और एक हमारे पास एंटीसिपेटरी बेल रहती है, एक हमारे पास रहती है डिफ़ॉल्ट बेल, ठीक है। जो इंटरिम बेल होती है, मतलब क्या है कि किसी बंदे को पकड़ के लेकर गए, ठीक है, पकड़ने के बाद में उसको कुछ उसका ट्रायल चल रहा है, उस चीज़ के बीच में उसने फाइल किया है ना कि भाई मुझे बेल की ज़रूरत है, मुझे इतना टाइम चाहिए, उस क्योंकि अंडर ट्रायल है, वो अभी केस चल रहा है, तो वो इंटरिम बेल बंदे को मिल जाती है। एंटीसिपेटरी बेल ये एक बड़े लेवल की बेल है, 438 एक सेक्शन है सीआरपीसी का, उसके अंडर ये एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। अब सपोज के कोई आपने क्राइम किया हुआ है, आपको पता है कि मुझे सजा तो मिलेगी, मुझे यहाँ पे सजा तो मिलेगी, मुझे प्रॉब्लम तो क्रिएट होएगी, मुझे मेजर जो प्रॉब्लम है वो होएगी, तो बंदा क्या करता है, पहले ही फाइल कर देता है अपने केस को, और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में से जो हायर कोर्ट है वहां से जाके जो बेल है उसको अप्रूव करवा लेता है पकड़ने से पहले, ठीक है जी। पकड़ लो, पकड़ के लेके जाएंगे, साथ के साथ में वो
पेपर दिखाएगा, बंदा कहता है मुझे तो बेल ऑलरेडी क्या थी, मिली हुई थी यहाँ पे, राइट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर एक आती है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है? अब सपोज करके चलो कोई केस है अंडर ट्रायल, पुलिस वालों को रिमांड दे दी, पुलिस वालों को बोला कि आपके पास 10 दिन का टाइम है, आप प्रूव करो कि ये बंदा क्या है, इसने क्राइम कर रखा है, प्रॉपर सॉलिड एविडेंस चाहिए। वो बंदे नहीं ले पाए तो 10 दिन के बाद में मतलब मिनिमम 90 डेज लगा लो, चलो 90 डेज का टाइम पीरियड है, 90 दिन के बाद में डिफ़ॉल्ट मतलब एज डिफ़ॉल्ट उसको बेल मिल जाएगी। अब बेल के चक्कर में आपने देखा होगा कि वो ALT न्यूज़ वाला कोई बंदा था, उसको बेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने केस में सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI 2022 सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस इट्स अनहैप्पीनेस विद द करंट स्टेट ऑफ इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई ओवर क्राउडिंग हो रही है, जिस तरह से आप उनको लोगों को जेल में, आप पुलिस स्टेशन में रख रहे हो, तो बेल की जो प्रोविजन है वो अच्छे वे से यूज होनी चाहिए। बेल को ना देना एक बुरी बात हो सकती है, ठीक है। तो कुछ उसके लिए चेंज अभी तक तो नहीं किया, थोड़ा थोड़ा जो चेंज है वो अगर होएगा तो हम उसको अगले जो आर्टिकल्स है उसमें डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़ देखिए, मंकी पॉक्स के रीकैप, क्या हमने तो C कैप B कैप सब कुछ कर लिया अब यहाँ पे, तो मंकी पॉक्स के बारे में और पढ़ने का हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कर चुके हैं हम। इंडियन स्पोर्ट बॉडीज अंडर स्कैंडल एंड स्क्रूटनी, इसमें भी कुछ खास नहीं है तो हमने इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट चीज़ आती है 5G डिप्लॉयमेंट के बारे में। देखिए इसमें जो टॉपिक है फाइबराइजेशन, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो स्टेट सर्विसेज के लिए, HAS HPAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, उसके लिए तो खास तौर पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है फाइबराइजेशन। फाइबराइजेशन टॉपिक है क्या? बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है। वो कहते हैं 5G टेक्नोलॉजी तो आप लेकर आ रहे हो, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है, हाउएवर द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर सच अ रोल आउट रिक्वायर्स एग्जिस्टिंग रेडियो टावर्स टू बी कनेक्टेड वाया ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। मतलब क्या है कि अभी हमारे पास कुछ रेडियो टावर्स है, सपोज ये रेडियो टावर्स हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, इनको हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट करना पड़ता है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल से मतलब ये जो फाइबर हम डाल रहे हैं, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फाइबराइजेशन। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। जो रेडियो वाले टावर्स है उसको ऑप्टिकल फाइबर्स जो केबल है उससे कनेक्ट करना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? फाइबराइजेशन, ठीक है ना। तो फाइबराइजेशन करती क्या है? ये आपको एडिशनल बैंडविड्थ देती है और स्ट्रॉन्गर बैकहॉल देती है, सपोर्ट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ये करना ही क्यों है, जो फाइबर बेस्ड मीडिया है उसको हम ऑप्टिकल मीडिया जिसको बोलते हैं, ये इनफाइनाइट बैंडविड्थ, कवरेज, लो लेटेंसी, हाई इंसुलेशन जो है वो हमें देता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ जो आपने अच्छे वे से यहाँ पे याद रखनी है। तो अगर हम बात करें अभी तो हमारी कंट्री में जो फाइबराइजेशन है वो बहुत कम हुई है ना। तो अगर साउथ कोरिया की बात देखोगे तो 65 to 70% है, हमारी कंट्री में 33% है। 80 to 90% USA में, जापान, चाइना काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें भी ये फाइबराइजेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा अगर हम 5G को बहुत अच्छे वे से अपनी कंट्री में लाना चाहते हैं। देखिए जुलाई जो 22 होता है ना, मैं आपको बता दूं इसको नेशनल मैंगो डे बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो तो उसमें पूछ लिया, कुछ और कर दिया, तो भाई याद रखना है 22 जुलाई। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में फिर से बात है, ठीक है। मिस जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इंडिया 15th प्रेसिडेंट, ठीक है, वो शपथ लेंगे आज। फर्स्ट ट्राइबल पर्सन है, ठीक है। यंगेस्ट है, ये भी याद रखनी है। सेकेंड विमेन है आफ्टर प्रतिभा पाटिल। आफ्टर प्रतिभा पाटिल जी सेकंड क्या है यहाँ पे? विमेन है जो कि जिन्होंने ये वाली जो चीज़ है वो अचीव की है। जो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बोला सेरेमनी विल बी हेल्ड एट द सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट 10:15 AM। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमन्ना विल एडमिनिस्टर द ऑथ ऑफ द ऑफिस टू हर। ये वाला पॉइंट आपके किसके साथ का है? GS2 के साथ का, ठीक है, याद रख लेना है। और प्रेसिडेंट इलेक्ट विल टेक द ऑथ ऑफ ऑफिस फॉलोड बाय 21 गन सल्यूट। पहले सल्यूट होएगा 21 गन्स का, फिर उसके बाद में उनको मिल जाएगी। 64% वैलिड वोट्स ऑफ MPs और MLAs उनको मिली थी और इसी वजह से वो 15th प्रेसिडेंट हमें दिखाई दिए बनते हुए, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है जी। अब वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी आने वाली है, उसके बारे में बाद में फिर चर्चा करेंगे, राइट। आगे चलते हैं। आगे जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखिए 5G के बारे में हमने पढ़ लिया। स्नो लेपर्ड नाम की एक चीज़ आई है यहाँ पे निकल के। स्नो लेपर्ड आपको देखने को अगर मिलेगा तो उसका प्रे के बारे में बात की गई है, एंड इट्स प्रे मतलब जिसको वो खा रहा है। साइबेरियन आइबेक्स और ब्लू शीप, साइबेरियन आइबेक्स और ब्लू शीप, ठीक है, दोनों के दोनों आपको हिमालयस में देखने को मिलते हैं।
और जो स्नो लेपर्ड है आपको ये देखने को मिलेगा स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर आप HPAS के लिए, HAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो भाई, UPSC तो चलो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, हम UPSC तो ओवरऑल लेकर ही चल रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, याद रखना इसको। और मैं आपको बता दूं ये इसका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 के अंडर आता है। अगर आप इसको मारोगे, कुछ करोगे, आपको जेल भी हो सकती है, बड़े अच्छे लेवल की जो है आपको जो सजा है वो मिल सकती है। हाँ, बचते हुए तो फिर अब कुछ भी कर सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, जितने भी लेपर्ड है याद रख लेना आपने, ये आपको एक ट्रिक तो क्या, बस कि आपने याद रखना है जितने भी लेपर्ड्स हैं, चाहे वो कोई भी लेपर्ड है, ठीक है, उनका सबका स्टेटस आपको वल्नरेबल देखने को मिलेगा। जो भी लेपर्ड इंडिया में मिलता है, आंख मीच के आंख बंद करके लगाना है, वहां पे वल्नरेबल उसका आपको जो IUCN स्टेटस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज के बारे में याद रखना है। अब ये कल न्यूज हमने की थी, यूक्रेन सेट टू रिज्यूम ग्रेन एक्सपोर्ट। भाई पहले तो आप डील कर रहे हो, टर्की को बीच में बिठा रहे हो, UN को बीच में बिठा रहे हो, फिर उसके बाद में वहां पे मिसाइल गिरा देते हो। तो रशिया को थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या है, जाना कहाँ पे है, ठीक है। अब आज GS3 मतलब इकोनॉमी के पेज पे तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं आया। मंडे के दिन आपको पता है कि वो अपना ही बताते हैं कि मनी वाइज हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे लिए कुछ वो इसमें मैंने ढूंढने की कोशिश भी की, अगर कुछ होगा तो उसके लिए शॉर्ट्स अलग से बना देंगे, लेकिन इसमें कुछ खास मुझे टर्म लगी नहीं कि जो हमें पता होनी चाहिए फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इसमें से काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं अपनी सोच के मुताबिक। सो आज के लिए तो भाई इतना ही। क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। आज तो इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे। टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स, नॉट ओनली फ्रॉम करंट अफेयर्स बट जो भी आप आगे पीछे अपने जो भी कर रहे हो, आप ऑप्शनल कर रहे हो, ठीक है, आप अपना GS का सब्जेक्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक आंसर लिखा करो डेली का, वो भी हम जो चीज़ है वो स्टार्ट करेंगे साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।